और कुछ एडिशनल भी हो सकता है, आपकी जानकारी में नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिल सकती है यहाँ से, ये भी उस प्रश्न के उत्तर में आनी चाहिए। केस लॉ भी आना चाहिए था, इस केस लॉ में भी ये लाइन आनी चाहिए थी, या ये 2 लाइनें वो आनी थी, पूरा उसको लिखने की वो आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आंसर्स जो आपका ये सिलेक्शन जो तय करेगा वो डायरेक्ट तय करेगा, ये इस बात को याद रखना आप मेरी। 60 से 70% आपका सिलेक्शन है वो डायरेक्ट से तय होगा, डायरेक्ट में लिखी हुई बातें आपने कितनी लिखी है उसी से सिलेक्शन होना है। बट 30% कुछ एक्स्ट्रा बातें भी है, जो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, जो जजमेंट्स है, जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है, उसमें डायरेक्ट से हटके भी आपको व्यवहारिक ज्ञान जो है प्रक्रिया का, जो कोर्ट की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान है, या रूलिंग्स जिस पर वो बेस्ड है क्वेश्चंस, वो भी आपके आंसर में वो शामिल होगा। माइक आप लोग जो है वो अपना नेसेसरी रूप से बंद रखें जब तक कि मैं आपसे कुछ पूछ नहीं लेता हूं, या बहुत ज़्यादा यदि आपको दिक्कत हो तो चलती क्लास में आप पूछें, अदरवाइज लास्ट में डाउट सेशन में दूंगा आपको, उसमें आप अपनी बात है वो पूछ लें, और उसमें भी 1 बाय 1 पूछे, क्योंकि 2 या 3 स्टूडेंट एक साथ पूछोगे तो उस कंडीशन में आवाज़ किसी एक की भी नहीं आएगी हमें। यस, यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं, कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन में, क्या आंसर में लिखना है, मेयर प्रोविजन से क्या लिखना है और इसके एक्स्ट्रा क्या लिखना है। यदि मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है तो मैं क्या लिखता है इसका आंसर, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 एंड 24 रेफर करना है इसमें, क्योंकि दोनों कवर होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 भी है और 24 भी है, तो दोनों प्रोविजन भी लिखने हैं और प्रोविजन से एक्स्ट्रा भी कुछ लिखना है। क्या है आर्टिकल 23? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, traffic in the human being and the begar and other similar forms of the forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence and punishable in accordance with the law. Clause 2, nothing in this article shall prevent the state from the imposing the compulsory service for the public purposes, and in imposing the such service the state shall not make the any discrimination on the grounds only of the religion, race, caste or class or any of the them. Class, this is the additional point from the article 15, 16 etc. There is no mention in class. PUDR versus Union of India 1982 Supreme Court, this judgment must be referred the answer of this question. Court held that non-payment or the less payment of the wages to the workers is violation of the article 23 of the constitution. And another judgment, Bandhua Mukti Morcha versus Union of India 1983 Supreme Court, bonded labor is one of the form of the forced labor and also violation of the article 23 of the constitution. After then you refer the article 24, prohibition of the employment of the children in factories etc. No child below the age of the 14 years shall be employed to work in any factory, mine or the engaged in any other hazardous employment. And you should refer the MC Mehta versus State of Tamil Nadu 1996 Supreme Court judgment. Court issue the wide guideline for rehabilitation of the child labor in this case. हिंदी में आप देखेंगे अनुच्छेद 23 के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का है वो निषेध किया गया है, परंतु राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा है वो लागू करने का अधिकार रखता है। बट राज्य के लिए जब अनिवार्य सेवाओं का अधिरोपण किया जाएगा तो वो धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद है वो नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 24 में आप देखेंगे संक्षेप में, कारखानों में, खान में और परिसंकट में नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का
जन करना है वो प्रतिषेध है या निषेध है। PUDR बनाम भारत संघ 1981 या 82 जो भी ईयर है, सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है आर्टिकल 23 के संदर्भ में, इसको आपको रेफर करना है। और इस केस में न्यूनतम मजदूरी जो है वो 9 रुपये 25 पैसे थी। ठेकेदार ने 1 रुपये का कमीशन काटते हुए 8 रुपये 25 पैसे मजदूरी का भुगतान किया था, जिसे न्यायालय ने अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना था। इस एक्सटेंट तक जो है वो बलात् श्रम या बेगार की कैटेगरी में माना था, और वो आर्टिकल 23 का वॉयलेशन है, ऐसा कोर्ट ने कंसीडर किया। दूसरा जो जजमेंट है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 या 84 सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्ष है, इस केस में एक स्वयंसेवी संगठन ने एक याचिका उत्तर भारत में बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने के लिए पेश की थी, और जिसे स्वीकार कर बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए थे। और यह भी अभी निर्धारित किया गया कि सरकार को ऐसी याचिकाओं का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका इम्प्लीमेशन किया जाना, या मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम, इनसे बचाना जो है, इनसे प्रोटेक्ट करना, ये स्टेट की ड्यूटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। 24 के संदर्भ में ये जजमेंट आप रेफर कर सकते हैं। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट। ये दक्षिण राज्य या तमिलनाडु जो राज्य है उसके अंदर शिवकाशी में दिया सिलाई और पटाखों के कारखानों में 1000 बच्चे वो नियोजित थे, और उन्हें मुक्त करवाने के लिए विद्वान अधिवक्ता एवं समाज सेवी MC मेहता साहब ने एक लोकहित याचिका है वो पेश की थी, और उन बच्चों को छोड़ने का आदेश भी दिया गया और मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। और इनडायरेक्ट रूप से जो है, वैसे इस जजमेंट का पार्ट नहीं है, ये PUDR वाले जजमेंट का पार्ट है, अनुच्छेद 23 जो है वो राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है वो संरक्षण देता है। 23 का जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट के अगेंस्ट भी है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। कोई व्यक्ति भी यदि बलात् श्रम या बेगार वगैरह लेता है तो अनुच्छेद 23 का वो उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल 23 और 24 दोनों लिखने हैं, और उसके साथ ये 3 जजमेंट आप रेफर कर सकते हो। 2 जजमेंट 23 के साथ कर सकते हो और 1 जजमेंट 24 के साथ कर सकते हो। ये आपका अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट आंसर होता है। यदि स्मॉल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए आपको 3 नंबर में या मैक्सिमम 5 नंबर तक में पूछा जाए तो ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व बताइए या उल्लेख करिए। ये सवाल यदि आपके एग्जाम में आपके सामने आता है तो आपको कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या सैलिएंट फीचर क्या है ये एक्सप्लेन करना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन दीज फीचर्स आर फाउंड, नेमली distribution of the power between the central and state, written constitution, rigid constitution, supremacy of constitution, authority of judiciary, and dual citizenship. These are the 6 salient feature or essential ingredients of the federal constitution. In India, there is only a single citizenship, but Indian constitution is federal. And 2 leading judgment in respect of the federal constitution, yeah, nature of the Indian constitution is federal. First is Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973 Supreme Court. In this judgment, court held that federal character of the constitution is the basic structure of constitution. And the another judgment SR Bommai versus Union of India 1994 Supreme Court, court held that nature of the Indian constitution is federal. 6 essential ingredients or the salient feature. There must be a distribution of the power between the union and states, between the central and states, between the concerned authority and their units. There must be a written constitution, there must be rigid constitution, supremacy of constitution, authority of judiciary, and dual citizenship. The 6th element is missing in India. There is only a single citizenship, citizen of India, not the citizen of Rajasthan, UP, MP, etc. Even though, as per the judgments of the Supreme Court and Article 141 of the Constitution, the law declared by the Supreme Court is the law of the land and has the binding effect. Supreme Court in Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973 propound the basic structure theory and some structures, some elements explained by the Supreme Court. Amongst them, one of the federal character of the Constitution is the basic feature as per the finding of this judgment.
And the another judgments upon the same point, S.R. Boumai versus Union of India 1994. In this judgment, the Supreme Court held that the nature of the Indian Constitution is federal. हिंदी में आप देखेंगे संघात्मक जो संविधान है वह संविधान है जिसमें केंद्र एवं राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या आवश्यक तत्व है इस संघात्मक संविधान का? शक्तियों का विभाजन होना चाहिए संघ एवं राज्यों के बीच में, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान कठोर होना चाहिए और न्यायपालिका का प्राधिकार होना चाहिए। एंड लास्ट जो पॉइंट है, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। ये 6 आवश्यक तत्व है वो संघात्मक संविधान के विश्व लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे कंसीडर किए जाते हैं। भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो यहाँ एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बावजूद भी भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? संघात्मक संविधान माना जाता है। क्यों माना जाता है संघात्मक संविधान? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों जजमेंट्स में ये कहा है कि भारत का जो संविधान है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी जो फेडरल नेचर है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पार्लियामेंट अमेंड भी नहीं कर सकती आर्टिकल 368 के अंदर। तो इसलिए आपको ये दोनों जजमेंट है वो मेंशन करने हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट, इसको पहले लिखना है और एसआर बोमई को बाद में लिखना है आपको। कोर्ट ने इसमें ये माना था कि संविधान की संघात्मक जो प्रकृति है ये संविधान की आधारभूत संरचना है। संविधान की आधारभूत संरचना या संविधान का मूल जो ढांचा या संविधान का बुनियादी ढांचा, ये सिद्धांत इस केशवानंद भारती के जजमेंट में वो प्रतिपादित किया गया था और इसमें कुछ तत्व बताए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान के आधारभूत तत्व है। उनमें से एक ये भी था संविधान की संघात्मक प्रकृति। उसमें ये भी बताया था कि सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड the democratic and republic form of the government and secular character of the constitution and federal character of the constitution. These 5 elements explained by the Supreme Court in Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973 judgment. तो इस तरीके से ये यदि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है कि इसके आवश्यक तत्व क्या है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके ये आवश्यक तत्व है। और भारत के संविधान की प्रकृति की बात करें तो इन दोनों जजमेंट को रेफर करते हुए आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है। दो कुछ जूरिस्ट जो है उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन, कोई कहता है क्वाजी फेडरल है, कोई कहता है साहब ये स्ट्रांग सेंट्रलाइज इसकी टेंडेंसी है, कोई कहता है साहब ड्यूल पॉलिटी है, ये वो जनरली जो है ये फेडरल है और इमरजेंसी में यूनाइटरी में चेंज हो जाता है। वो सब उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? ये राइट पोजीशन है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण के सिद्धांत या पृथक्करणीयता के सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए। इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसका आंसर कैसे, एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है इसके अंदर? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म लॉ in article 13 where entire law is not inconsistent with the part 3rd of the constitution but only the some provisions of the law are violative of the fundamental rights. The part of the law which creates inconsistency can be separated from the rest of the provisions of the law. The provision creating inconsistency will be severe and the rest of law will be upheld if the rest can perform or achieve the object of the law. So, if the law can achieve the object for which it was framed without the provisions held inconsistent with the constitution and severe, the rest of law will be separated and upheld. Exception of the above doctrine is that if after separation of the provision the object of law cannot be achieved and provision are intermixed in such a way that they cannot be severed, then doctrine of severability is not applicable and the entire law declared unconstitutional. Entire law declared unconstitutional. The certain judgments are leading upon the doctrine of severability like A.K. Gopalan versus State of Madras 1950 Supreme Court. The court applied the doctrine of severability in this case and the section 14 of the Preventive Detention Act 1950 was declared unconstitutional and remaining provisions are of the such act declared constitutional.
Another judgments, RMDC versus Union of India 1957 Supreme Court. Court applied the doctrine of severability and declared the section 2D of the Prize Computation Act 1955 unconstitutional to that extent, which includes the computation based on the skill in the definition of the price computation, and remaining provision of the such act declared constitutional. Kihoto Holohan versus Jachilu 1992 Supreme Court. Court applied the doctrine of severability also in this case, and the para 7th of the 10th schedule declared unconstitutional, and the remaining paras of the such schedule declared constitutional. These are the leading judgment in respect of the doctrine of severability. The crux of this principle is that the entire law or the statute is not inconsistent with the part 3rd of Constitution. Some provisions, some part of the such law or statute is inconsistent with the part 3rd of Constitution, then doctrine of severability may be applied. The provision which are inconsistent with the part 3rd of Constitution severed from the rest of provision, and which are consistent with the Constitution declared the constitutional, and which are the inconsistent with the part 3rd of the Constitution may be declared unconstitutional and invalid. But such provisions are not severable, not capable to sever and intermix, and thus after separation the remaining provisions are not substantial, then doctrine of severability is not applicable and the entire law declared unconstitutional. पृथक्करण का सिद्धांत ये अनुच्छेद 13 के खंड 1 और 2 दोनों पे लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लागू होता है और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लागू होता है। संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं उस पर भी लागू होता है और संविधानेतर या संविधान के बाद की जो विधियां उस पर भी लागू होता है। संविधान के प्रारंभ के पश्चात या पूर्व निर्मित विधि यदि संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को न्यून करती है या छीनती है या उनका उल्लंघन करती है, उस विधि के उस असंगत भाग को अलग किया जा सकता है और शेष भाग यदि सारवान है तो संविधान के अनुकूल भाग को वैध और संवैधानिक घोषित किया जा सकता है और संविधान से जो प्रतिकूल भाग है उसको अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। परंतु यदि शेष प्रावधान यदि पृथक करने के बाद शेष प्रावधान सारवान नहीं है तब संपूर्ण विधि को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में लीडिंग जजमेंट है ये इस प्रिंसिपल के संदर्भ में। पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया सर्वोच्च न्यायालय ने और निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 उसको असंवैधानिक घोषित किया। वो मनमाना प्रावधान था और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में था, उसको असंवैधानिक घोषित किया और शेष जो प्रावधान थे उस अधिनियम के उनको संवैधानिक है वो घोषित किया गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है रमेश थॉपर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें हालांकि सेवरेबिलिटी लागू नहीं हुआ था, एंटायर लॉ को है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट, समाचार पत्रों के प्रसारण पर रोक लगाने वाली जो संपूर्ण विधि थी उसको असंवैधानिक घोषित किया। एंटायर लॉ इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुई थी, प्रोविजन सीवियर नहीं हो पा रहे थे, उनको पृथक नहीं किया जा रहा था, तो उसमें पृथक्करण का नियम लागू नहीं हुआ, संपूर्ण विधि को है वो असंवैधानिक घोषित किया गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है आरएमडीसी बनाम भारत संघ 1957 सुप्रीम कोर्ट, ये प्राइज कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है। प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 की धारा 2D जो है उसको अवैध और असंवैधानिक घोषित किया गया था और उसको भी आंशिक रूप से, संपूर्ण 2D को नहीं, आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। किस सीमा तक? जिस सीमा तक उसमें कौशल पर आधारित
कौशल पर आधारित प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया था। इस सीमा तक 2D को वो असंवैधानिक घोषित किया गया और शेष जो प्रावधान थे प्राइज कंपटीशन एक्ट के उनको संवैधानिक वो घोषित किया गया। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है की हो तो होलोहॉन बनाम जाचिलू 1992 सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये पृथक्करण का वो सिद्धांत है वो लागू किया और 10वीं अनुसूची का जो पैरा 7 था उसको असंवैधानिक घोषित किया और अन्य जो पैरा थे उनको संवैधानिक घोषित किया गया। ये जो पैरा 7 था ये जुडिशियल रिव्यू की पावर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उस पावर को है वो समाप्त कर रहा था। इसलिए ये जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आधारभूत संरचना है, इसलिए पैरा 7 को है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और अन्य जो पैराज है 8 पैराज है टोटल इसमें 10 शेड्यूल में, उनको है वो संवैधानिक घोषित किया गया। तो इस यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पे तो आप जनरल कंसेप्ट क्या है प्रिंसिपल का ये लिखिए सबसे पहले और देन आप ये 4 जजमेंट लिख सकते हो। वैसे रमेश थापर वाले जजमेंट को स्कैप भी कर सकते हो, ये 3 जजमेंट भी आपके आंसर में सफिशिएंट होंगे। यस क्या सर इसमें बीकाजी वाला भी सत्य है? कौन सा बीकाजी वाला था ना 13 में पहले कौन बोल रहे हैं आप? विजय लक्ष्मी पीकाजी आपको पता होना चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स पे। क्लास में कुछ पूछने से पहले थोड़ा पढ़ के आए आप, है ना, बिल्कुल जिसका कनेक्शन नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछे। भीखाजी के जजमेंट का बेस आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स से रिलेटेड है, ग्रहण का सिद्धांत से, और ये बात पृथक्करण के सिद्धांत पे हो रही है। ओके, सवाल पूछने से पहले सवाल का बेस होना चाहिए आपके पास, आधार की हम पूछने जा रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। यस, एक्सप्लेन द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय की शक्तियों का है वो उल्लेख करें। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, तो आपको बेयर प्रोविजन भी इसमें कुछ रेफर करने और उसके अलावा भी कुछ बातें लिखनी है। क्या लिख सकते हैं अपन इस क्वेश्चन के आंसर में? बेयर प्रोविजन आर्टिकल 129 and 215 of the constitution are concerned to the court of record. 129, Supreme Court to be court of record. The Supreme Court shall be a court of record and shall have the all powers of the such a court, including the power to punish for contempt of itself. The Supreme Court is a court of record under Article 129 of the Constitution, and the following power vested in the court of record. What? Court shall preserve the all records. Decision of the such court binding on the subordinate court as a authoritative. And the third one, power to punish for the contempt of the court itself. These are the powers of the court of record, not given under the expressly under Article 129 and 215, but by the interpretation. Court shall preserve the all records, shall not destroy the record of the High Court and Supreme Court. Decision of the such court binding on the subordinate court as a authoritative. And the third one, power to punish for the contempt of the court itself. This is given under expressly under Article 129 and 215. 215, High Court to be court of record. Every High Court shall be a court of record and shall have all the power of such a court, including the power to punish for the contempt of itself. Court of record means that the preserve the all records, including the power to punish for the contempt. It is a shortcut. Preserve the all records, including the power to punish for the contempt, and one more line added, the judgment or the decision of the such courts has binding effect on the subordinate courts. हिंदी में आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। कौन सी सभी शक्तियां होगी ये क्लियर नहीं है, बट जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे आप, अभिलेख न्यायालय की कार्रवाइयां और निर्णय लिखित में होते हैं और उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जाता है। ये पहला फीचर है इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। दूसरी बात, जिनके भी माइक ऑन है अपना माइक ऑफ कर ले।
चित्रा शर्मा के माइक कौन है बंद कर दे, रेणु कुमारी बंद कर दे अपना, और किसी का भी माइक ऑन है तो अपनी सेल्फ ड्यूटी समझ के और बंद रखे। अभिलेख न्यायालय को स्वयं और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। 215 आप देखेंगे उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अभिलेख न्यायालय का वैसे इन जनरल मतलब क्या है, न्यायालय जो सभी अभिलेख संरक्षित रखता है और साथ ही अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। और एक बात और ऐड कर सकते हो आप इसमें, इसको हटा के, एवं इन न्यायालयों के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं या बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, जैसा भी लिखना चाहे आप। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। एक तो रिकॉर्ड इनका जो है वो प्रिजर्व किया जाएगा या संरक्षित रखा जाएगा, दूसरा कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर है, और तीसरा इनके डिसीजन या जो जजमेंट है वो बाइंडिंग इफेक्ट, बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। ये 3 ज्योति व्यास माइक बंद रखे अपना। प्रियंका सोनी माइक ऑफ कर दे अपना। यस, तो इस तरीके से आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का यदि क्वेश्चन आता है तो बेयर प्रोविजन में आप आर्टिकल 129 एंड 215, और ये जो इन जनरल बातें अपन ने 3 बातें और भी पढ़ी, 3 में से एक तो दे रखी है बेयर प्रोविजन में, बट 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला सकता है। इनके जो निर्णय और कार्रवाइयाँ लिखित में होगी, उनका जो अभिलेख होगा वो संरक्षित रखा जाएगा, और इनके निर्णय वो अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे या बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। नहीं लिखना है आपको, केवल इतना ही लिखना है, 129 और 215, और इसके अलावा मैंने जो इन जनरल बताई 2-3 बातें ये लिखनी है। यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के अंदर संपत्ति के अधिकार की प्रकृति क्या है? यदि ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है तो कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो बेयर प्रोविजन रेफर करना है आपको, 300A में है क्या? पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन shall be deprived of his property save by the authority of law। ये यहाँ आर्टिकल तो समाप्त हो गया बेयर प्रोविजन, ये इंटरप्रिटेशन है इसके बाद। आर्टिकल 300A was inserted by the 44th Constitution Amendment Act 1978, and before which it was fundamental right under Article 31 and 19(1)(f), later repealed by the same amendment। जीजू भाई नानभाई काछर versus State of Gujarat 1995 Supreme Court, and the Delhi Airtech Service Limited versus State of UP 2012 Supreme Court। These are the 2 leading judgment in respect of the nature of the right to property। Court held that right to property is a constitutional right। In both judgment, what is held by the Supreme Court, right to property is constitutional right, and it has a status the basic human rights but not the part of the basic structure of the Constitution। In case of the violation of the right to property, approach the High Court under Article 226 of the Constitution। 300A, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये 300A में दे रखा है। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 300A को जोड़ा गया है। इससे पहले जो है ये अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) मीन्स च, 19(1)(च) के अंतर्गत मूल अधिकार था। इस 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था, जिसको है वो मूल अधिकार का स्टेटस समाप्त कर दिया गया और 301 में वो
एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक अधिकार के रूप में वो शामिल किया गया। जहां तक बात अधिकार की प्रकृति की है, आप सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट लिख सकते हो, जीलू भाई नान भाई काचर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1995 सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली एयरटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 सुप्रीम कोर्ट। दोनों जजमेंट का क्रक्स सेम है। अनुच्छेद 301 के अधीन प्रत्याभूत किया गया संपत्ति का अधिकार वो संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान की आधारभूत संरचना नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। और इस अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जा सकती है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। एक अभी लेटेस्ट जजमेंट भी है 2020 या 21 का, उसमें रिपीट हुई ये बात कि ये 300A में जो राइट टू प्रॉपर्टी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये कहीं मैंने देखा था, शायद मैंने पढ़ाया, उसमें भी हो सकता है वो जजमेंट, और कहीं दूसरी जगह से देखा था। ऐसा एक जजमेंट है 2020 या 21 का। क्या कह रहे हैं? एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सामने क्या मायने रखता है? नहीं, लीगल राइट तो ये वैसे भी है, क्योंकि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर लीगल राइट। लीगल राइट एक वाइड कंसेप्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दे रखे हैं वो भी लीगल राइट है, और जो ऑर्डिनरी लॉ में दे रखे हैं वो भी है लीगल राइट। ये हाँ जी, हाँ हाँ, बजरंगी है नाम उसका। बजरंग वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020 का है या 21 का? 2021 का है। ठीक है, लिख दो आप इसको, बजरंग वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021 SC। और हिंदी में भी लिख रहे आप, बजरंग बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2021। क्योंकि हाईकोर्ट ने रिसेंट जजमेंट तो प्री में पूछे नहीं, अब इनका फायदा अपन मेंस में ही लेंगे, तो इसको जरूर लिखना आप। ये लेटेस्ट जजमेंट है, समथिंग बेटर इंप्रेशन होगा इन 2 जजमेंट के साथ। यस, ऑन विच ग्राउंड्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल किन आधारों पर है वो लगाया जा सकता है या उद्घोषित किया जा सकता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है अपने सामने तो अपन कैसे है वो लिखेंगे। वैसे तो इसका क्लॉज फर्स्ट से ही आंसर है आर्टिकल 360 से, बट इससे एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ लिखा है कि इससे एक्स्ट्रा कुछ पूछ ले, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा, तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, वो भी देखना है आपको। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन whereby the financial stability or credit of India, financial stability or the financial credit of India or of any part of the territory there is threatened, he may be proclaimed, he may by a proclamation make a declaration to that effect. That effect means the proclamation of the financial emergency. A corresponding proclamation may be withheld or the varied. Every house of the parliament shall be placed before it within the 2 months, ceases to exist at the completion of the 2 months, except as authorized in resolution of the 2 houses of the parliament, even before the expiration of that time. That time means the before the expiration of the 2 months. What would be the effect of financial emergency? ये क्वेश्चन नहीं था आपके सामने इसमें, बट इसको मैंने एडिशन में ऐड कर रखा है कि इसको भी ध्यान में रखें आप। दोनों एक साथ भी पूछा जा सकता है, grounds and effect of the financial emergency. A financial emergency declaration could have the following implications or effect. The government of union may provide the guidance in economic affairs to all the other states. The president can recommend that the state minimize the wages and benefits of the any or the all levels of the government officials. After the state legislature has approved them, the president can
order the state to allocate all the monies bill for the parliament attention, and the president may provide the instruction to the national government personnel, including the Supreme Court judges and the high courts, to reduce their pays and compensation, etc. And this article has never been used in the history of the India after the commencement of the constitution. वित्तीय आपातकाल किस आधार पर है वो घोषित किया जा सकता है? भारत के वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय शाख की जगह वहां बैरेक्ट में प्रत्यय वर्ड यूज लिया हुआ है, उसको थोड़ा मैंने इजी करके लिखा है शाख। वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय शाख को खतरे की युक्तियुक्त आशंका हो या खतरे के विद्यमान होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा है वो कर सकता है। एक बार उद्घोषणा होने के बाद 2 महीने तक स्वयं प्रवर्तन में रहती है। 2 महीने की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों का विहित प्रक्रिया से अनुमोदन है वो आवश्यक है, और संसद का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद असीमित अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव क्या होंगे? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों के वित्तीय औचित्य के संबंध में निर्देश देने की शक्ति होगी राष्ट्रपति को। राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कमी करने की शक्ति होगी। राज्यों के वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ रखने और अनुमति देने की शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश सहित संघ के कर्मचारियों के वेतन में कमी करने की शक्ति होगी। और भारत के इतिहास में एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगाया गया। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स एंड इफेक्ट्स, आधार क्या है और प्रभाव क्या होंगे, इन दोनों बातों को आप देख सकते हो। और ये एक लास्ट लाइन भी आप नोट के साथ लिख सकते हैं कि भारत में अभी एक बार भी है वो वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। कई बार प्रीलिम्स के पेपर में इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। उसमें से एक आध ऑप्शन ऐसा हो सकता है, नेवर या नन ऑफ द अबव, या एक बार भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड लिमिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और सीमाएं क्या है? यदि ऐसा क्वेश्चन आता है अपने सामने, हाउ टू राइट डाउन द राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे लिख सकते हैं अपन? आर्टिकल 368 is concerned to the this answer of this question, power of the parliament to amend the constitution and the procedure therefore. Notwithstanding anything in this constitution, parliament main exercise of its constituent power, this terminology was added by the 24th Constitution Amendment Act 1971. Exercise of its constituent power, amend by way of the addition, variation, repeal of the any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Clause 2, an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose of in the either house of the parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house, and by a majority not less than 2/3 members present and voting, and it shall be presented to the president, who shall this shall word added by the 44th Constitution Amendment Act 1978. Who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill, provided that if such amendment seeks to make the any change in article 54 and 55, article 73 and 162, article 241 and 279A, that is concerned to the GST Council. Chapter 4 of the part 5 means concerned to the Supreme Court. Chapter 5 of part 6 concerned to the High Court, or the chapter 1st of the part 11 concerned to the legislative power of the parliament and state legislature, or any of the list in 7th schedule, the representation of the states in parliament. The provision of this article means article 368 itself.
the amendment shall also required to be ratified by the legislature of the not less than one half of the state by resolution to that effect passed by those legislature before the bill making provision for the such amendment is presented to the president for assent. The clause first of the article 368 is concerned to the power of parliament to amend the constitution. It is not the power of the state legislature, and this power is the constituent power of the parliament. May be amended by way of the addition any provision, article, schedule, etc., variation or the repeal of the any article, provision and any paras, any schedule of the constitution. Clause 2 is the concern to the procedure, how to amend the constitution by the parliament. There must be a constitution amendment bill introduced before the either house of the parliament, either before the house of people or the council of state, and must be passed by the majority required under the clause 2, majority of the total membership of the concerned house and at least 2/3 majority of the members present and voting, and after that presented before the president for the assent, and president is bound to give the assent, the shall word used under the clause 2 of the article 368 of the constitution. But the certain provisions which fall under the proviso of the clause 2 of the article 368, there must be a very special majority. What is the meaning of the very special majority? The majority which is required under the clause 2 of the article 368 and the rectification of the at least one half state legislature of the states, and after then assent of the president. Which article where the very special majority is required? Article 54 and 55, which are concerned to the electoral college for the election of the president and the manner of the election of the president. Article 73 and 162, extent of the executive power of the union and the extent of the executive power of the state. Article 241, power of the parliament to establish the high court for the union territory or to declare the court to be a high court for that union territory by law. And article 279A, that was added by the 101th Constitution Amendment Act, concerned to the GST Council. Chapter 4 of the part 5 of the Constitution means article 124 to 147, provision as to the Supreme Court. Chapter 5 of the part 6 means article 214 to 231, provision as to the High Court. And the chapter 1st of the part 11 of the Constitution means article 245 to 255, concerned to the distribution of the legislative power between the parliament and state legislature, legislative relations between the central and state, union and states, and any of the list in the 7th schedule, either in union list, state list, concurrent list, the representation of the states in the parliament or the provision of the article 368 itself. In these provisions, there must be a very special majority required to amend these provision of the constitution, and the majority which is given under the general provision of the clause 2 of the article 368 and must be ratified by the legislature not less than the one half of the states. It means the presently in India the 28 states, ratified by the at least 15 states that constitution amendment bill, after then present before the president for the assent, and president is bound to give assent to the constitution amendment bill, not having the power of the withhold and return the constitution amendment bill for the reconsideration. Several judgments leading in respect of the interpretation of the article 368 and the power of the parliament to amend the constitution, like the Shankari Prasad versus Union of India 1951 Supreme Court and Sajjan Singh versus State of Rajasthan 1965 Supreme Court. What was held by the Supreme Court in these two judgments? Court held that the parliament can amend the fundamental rights under article 368. But this view is overruled by the Supreme Court in I.C. Golaknath versus State of Punjab 1967 Supreme Court judgment. Court overruled the Shankari Prasad and Sajjan Singh cases decision and held that the parliament has no power. Parliament has no power to amend the constitution under article 368
This article only deals the procedure of the amendment of the constitution and the principle of the prospective overruling was laid down in this case. After the decision of this case, the parliament introduced the 24th Constitution Amendment Act bill and ultimately passed. Constituent power were added in the Article 368, clause first of the Article 368, and that ultimately challenged under the case 1 and Bharti versus State of Kerala judgment. 24th and 25th, both Constitution Amendment bills, both Constitution Amendment Acts were challenged in the case 1 and Bharti versus State of Kerala judgment. What was held by the Supreme Court in case 1 and Bharti versus State of Kerala judgment? Court overruled the IC Goloknath decision and held that Parliament has power to amend the each and every article of the Constitution, including the preamble, but the provision of the Constitution which constitute the basic structure of the Constitution cannot be amended by the Parliament under Article 368. And the basic structure theory was laid down in this case, and the Supreme Court suggested the following features as a basic feature of the Constitution. However, this list is not exhaustive, and in future the court can add a feature defined as basic structure. What features suggested by the Supreme Court as a basic feature of the Constitution? The 5. First, separation of the power between the executive, legislature and judiciary. The federal nature of the Constitution, the secular character of the Constitution, republican and democratic form of the government, and the last one, supremacy of the Constitution. In India, the Constitution is supreme, no judiciary, no executive, no legislature. Which is supreme? Supremacy of Constitution. It is the basic feature of the Constitution as per the case 1 and Bharti case. Another important judgment, Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan 1975 Supreme Court. Supreme Court suggested the following features as a basic feature of the Constitution. Democracy based on the free and fair election, rule of law and judicial review. These features were suggested by the Supreme Court in this case. Minerva Mills versus Union of India 1980 Supreme Court. Court declared the clause 4th and 5th of the Article 368 unconstitutional and suggested the following features as a basic feature of the Constitution. What? Limited power of the Parliament to amend the Constitution. Harmony between the fundamental rights and directive principle of the state policy. Some fundamental rights like Article 32 and the power of judicial review. Next one, S.P. Gupta versus Union of India 1982 Supreme Court. Court held that the writ jurisdiction of Supreme Court under Article 32 is the basic feature of the Constitution. S.R. Bombay versus Union of India 1994 Supreme Court. Court held that the secularism is the basic feature of the Constitution. And last one is L. Chandra Kumar Ghosh versus Union of India 1997 Supreme Court. Court held that the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 is the basic feature of the Constitution. संविधान में संशोधन, ये सारे जजमेंट जो डिस्कस किए, ये यदि लॉन्ग कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा 8 नंबर में, 10 नंबर में, 12 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सारे मेंशन कर सकते हो. छोटा पूछा जाता है 5 नंबर में तो 1-2 केशवानंद भारती और एक आध कोई और जजमेंट भी आप मेंशन कर सकते हैं. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य बातें देखी जाए अनुच्छेद 368 में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कवर हो सकती है. संविधान में संशोधन करने की संविधायी शक्ति, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ये संसद में निहित है. अलग से संशोधनकारी निकाय का गठन नहीं किया गया. राज्य विधानमंडल संविधान को संशोधित करने हेतु विधेयक को पूर्व स्थापित नहीं कर सकते. केवल संसद के किसी भी सदन में ही संविधान संशोधन विधेयक वो पेश किया जा सकता है. ये क्लॉज फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 368 का क्रक्स है. अनुच्छेद 368 में दिए गए प्रावधानों के अध्ययन रहते हुए संविधान संशोधन विधेयक को साधारण विधेयक की तरह वो पारित किया जाता है. अध्ययन रहने का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ बहुमत से है. बहुमत मेजोरिटी जो बता रखी है, 2/3 मेजोरिटी और वेरी स्पेशल मेजोरिटी, उन प्रावधानों के उसके अलावा मेजोरिटी के अलावा जो प्रोसीजर है वो सेम है. जो जनरल बिल का प्रोसीजर है आर्टिकल 107 में, वही प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का है. मीन्स वही फर्स्ट
रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन वगैरह, और उसके बाद सेकंड हाउस में जाएगा और सेकंड हाउस में भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग जैसी जनरल बिल की होती है वैसे ही इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की रहेगी। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। आर्टिकल 108 में जो प्रेसिडेंट की पावर है टू कॉल द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल दोनों के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति संविधान संशोधन अधिनियम पेश करने हेतु आवश्यक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन या असेंट कंसेंट वगैरह है वो आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि शैल वर्ड यूज लिया गया है, अनुमति देगा। संविधान संशोधन विधेयक की अनुमति को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता और ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा स्थापित किया गया। इसको एक बार देख लेना आप लोग, शायद मैंने 44th बताया था उसमें सेल में, वो 24 से सेल वर्ड ऐड हुआ है या 44 से, सब्जेक्ट टू द करेक्शन है, बुक से थोड़ा इसको चेक कर लेना। संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 में परिभाषित विधि की परिभाषा में भी शामिल नहीं है। जो लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दे रखी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कवर नहीं होता है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कवर नहीं होता है। उसको आईसी गोलकनाथ में तो ये कहा था कि ये शामिल है, और उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्लॉज 3rd 368 का और क्लॉज 4 आर्टिकल 13 का ऐड हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लॉ की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। और उसको जब चुनौती दी गई केशवानंद भारती के जजमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो वही व्यू जो केशवानंद भारती में दिया गया है वो आज एग्जिस्टिंग है, वो लॉ है। 24वें संविधान संशोधन से संविधायी शक्ति शब्द है वो अनुच्छेद 368 में जोड़ा गया, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक साधारण बहुमत से हो सकता है जो अनुच्छेद 368 में कवर नहीं होता है। वो कैसे हो सकता है? गणपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा साधारण जो विधि है उस साधारण विधि को पारित करके संसद है वो संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लाइक आर्टिकल 4, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239A। अनुच्छेद 2 और 3 में यदि कोई संसद विधि बनाती है नए राज्यों को प्रवेश देने के लिए या राज्यों का है वो गठन करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उस विधि के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करने का कोई प्रोविजन भी हो सकता है। वो 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो जनरल लॉ बनेगा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, साधारण विधि या साधारण बहुमत से बनने वाली जो विधि है उस विधि में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन के प्रावधान हो सकते हैं। ऐसे आर्टिकल 169 में यदि संसद विधि बनाकर और राज्य विधान परिषद का गठन करती है या समाप्त करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में आर्टिकल 168 में या अन्य किसी प्रोविजन में कॉन्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन भी 169 में बनने वाली लॉ में रखा जा सकता है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बिल आवश्यक नहीं। और ऐसे ही 239A के अंतर्गत भी यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में, स्पेशली ये पुडुचेरी के संदर्भ में है, पुडुचेरी के लिए यदि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर, तो उसमें जो है किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट का प्रोविजन भी हो सकता है, लाइक आर्टिकल 239 में या अन्य किसी प्रोविजन में, वो साधारण बहुमत से बनने वाली विधि से संशोधित हो सकता है। उसके लिए 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 2 प्रकार के संशोधन 368 में कवर होते हैं। एक तो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और एक अति विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन का क्या मतलब है? उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। और दूसरा जो संशोधन 368 में जरूरी है वो क्या है? वो अति विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत का क्या है? संसद के किसी भी सदन में ऐसा विधेयक पेश होने पर उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाएगा और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास वो अनुमति के लिए वो भेजेगा। और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित समझा जाएगा और वो विधेयक से क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का
विधानमंडलों का अनुसमर्थन, ये अति विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडलों का है वो अनुसमर्थन से संविधान में संशोधन। ये ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसमें ऐसा संशोधन चाहिए, वो अपन ने परंतुक में पढ़ा था 368 के क्लॉज 2 में। अनुच्छेद 54 और 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 279 ए। इसके बाद संविधान के भाग 5 का अध्याय 4, संविधान के भाग 6 का अध्याय 5, ये भाग 11 का अध्याय 1। इसके बाद संविधान की 7वीं अनुसूची की कोई भी है वो सूची, और अनुच्छेद 368 स्वयं, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इनमें से किसी भी प्रावधान में संशोधन है वो करना है तो उसके लिए वो क्या आवश्यक है, ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन है वो आवश्यक है। अनुसमर्थन कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन मीन्स 28 राज्य है आज की डेट में भारत में, 15 राज्यों के राज्य विधानमंडल विधेयक पारित करके यदि समर्थन करते हैं, उसका अनुसमर्थन करते हैं संविधान संशोधन विधेयक का, तब राष्ट्रपति के पास है वो अनुमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति से वो अधिनियम बन जाएगा। यस, ये यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने कौन से में ये वेरी स्पेशल मेजॉरिटी है वो आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और उसका निर्वाचक मंडल, ये अनुच्छेद 54 और 55 है। संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में प्रावधान, ये अनुच्छेद 73 और 162 है। ये 241 जो संसद की शक्ति है संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाकर और उच्च न्यायालय है वो सृजित करने की या उच्च न्यायालय की घोषणा करने की। 279 ए, ये 101वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ है। ये माल और सेवा कर परिषद के गठन और उसके वो कृत्यों या फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें भी कोई संशोधन करना होगा तो ये वेरी स्पेशल मेजॉरिटी है वो आवश्यक होगी। संघ और राज्य की न्यायपालिका से संबंधित जो प्रावधान है, संघ की न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद 124 से 147 संविधान का भाग 5 का अध्याय 4, और हाईकोर्ट से रिलेटेड 214 से 231 मीन्स संविधान के भाग 6 का अध्याय 5। 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में संशोधन, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुच्छेद 368 में स्वयं में, इनमें से किसी में भी संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन भी आवश्यक होगा। जजमेंट की यदि बात की जाए संविधान में संशोधन की शक्ति के संदर्भ में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 सुप्रीम कोर्ट और सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 सुप्रीम कोर्ट, दोनों की एक ही फाइंडिंग है, क्या संविधान, संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति है जो आतंकित है, अब्सोल्यूट है, ये पूर्ण शक्ति है, और मूल अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है, और इस जजमेंट में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। दूसरा जो जजमेंट है ये सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 सुप्रीम कोर्ट, इसमें शंकरी प्रसाद जजमेंट का ही अनुसरण किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, संसद मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 में कर सकती है। इसके बाद आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट, इसने इन दोनों जजमेंट का जो निर्णय था उसको उलट दिया, और इसमें 70वें संविधान संशोधन अधिनियम था उसको चुनौती दी गई थी इस गोलकनाथ वाले जजमेंट में, और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, इसमें शक्ति का उल्लेख नहीं है, और यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 में दी गई विधि की परिभाषा में शामिल है, और भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत भी इस मामले में प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में 24वें और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी। गोलकनाथ वाले मामले के निर्णय को उलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है जिसमें प्रस्तावना भी शामिल है, परंतु संविधान के आधारभूत संरचना का निर्माण करने वाले प्रावधानों में संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, और इस मामले में आधारभूत संरचना का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संविधान की आधारभूत संरचना के कुछ तत्व सजेस्टिव रूप में कुछ सुझाए कि ये तत्व है वो संविधान के आधारभूत तत्व है। सबसे पहले का संविधान की सर्वोपरिता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सरकार का गणतंत्रात्मक और प्रजातांत्रिक रूप। तीसरा, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। चौथा, संविधान का संघात्मक स्वरूप, और लास्ट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। ये 5 बातें जो है संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में वो सुझाई।
इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 39वें संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के उल्लंघन में था और संविधान की आधारभूत संरचना के अंदर कुछ तत्व भी बताए। कौन से तत्व बताए? विधि का शासन, लोकतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित हो और न्यायिक पुनरावलोकन। ये तीन बातें वो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाले जजमेंट में वो सुझाए गए जो तत्व थे उनसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये भी जो है वो संविधान की आधारभूत संरचना है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सुप्रीम कोर्ट, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी और अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 ये दोनों 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़े थे, इनको असंवैधानिक घोषित किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इस जजमेंट में, क्योंकि ये संविधान के आधारभूत या वो संरचना को नष्ट कर रहे थे और कुछ आधारभूत तत्व जो है वो इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किए। सबसे पहला जो तत्व सुप्रीम कोर्ट ने बताया, संसद की संविधान में संशोधन की सीमित शक्ति, न कि असीमित, यह संविधान की आधारभूत संरचना। दूसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तीसरा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य, हार्मनी। और फोर्थ, कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 32। तो ये जो आधारभूत संरचना के तत्व है वो इस जजमेंट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है वो बताए गए। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार संविधान का आधारभूत तत्व है या आधारभूत संरचना है। एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन, सारे जो है संविधान के आधारभूत तत्व है। बेसिकली पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बात इस जजमेंट में कहा। और ये भी कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, फेडरल है, संघात्मक संविधान की प्रकृति, ये बात भी इस जजमेंट में कही गई थी। एल चंद्र कुमार घोष बनाम भारत संघ 1997 सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का जो रिट क्षेत्राधिकार है यह भी संविधान का आधारभूत तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे संसद विधि बनाकर या संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त नहीं कर सकती। तो इस तरीके से यदि मेंस में ये 368 पे क्वेश्चन आता है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेशन देयर टू, संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति और उसकी सीमाओं को समझाइए, उल्लेख करिए, प्रकाश डालिए, एक्सप्लेन करिए, जैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप बेयर प्रोविजन में से और ये जजमेंट जो अपन ने डिस्कस की, बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये रेफर कर सकते हो। यदि छोटा क्वेश्चन पूछा जाए 5 नंबर में, 3 नंबर में, 3 में तो संभावना नहीं है, 5 नंबर में पूछा जाए तो 1-2 जजमेंट जरूर रेफर करें। केशवानंद भारती तो आप लिखे ही लिखे इसमें, और भी मिनर्वा मिल्स वगैरह एक आध और जजमेंट भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशन के आपके सामने। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से आपको अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है। बेयर प्रोविजन में से ये लिखना है और जजमेंट में से आपको ये रेफर करने हैं जजमेंट, और उनमें से भी ये बातें लिखनी है जजमेंट। जजमेंट में तो आपको 100 पेज के जजमेंट मिल जाएंगे, 200 पेज के, 500 पेज के मिल जाएंगे। केशवानंद भारती वाला तो बहुत बड़ा जजमेंट है। कितना पेज का मुकेश? हाँ, 700 समथिंग पेज का है। तो वो सारी बातें नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बात उस क्वेश्चन के आंसर से लिंक जो करती है वो बात उस जजमेंट की वो आपको है वो लिखनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फेस करने, अभी 1-2 क्लासें और भी अपन लेंगे ऐसी। कल हो सकता है कुछ सीपीसी के क्वेश्चन और एविडेंस के डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्लास में कुछ माइनर एक्ट के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और इस तरीके से आपको आंसर्स है वो लिखना है। सारवान बात लिखनी है आंसर के अंदर, अनर्गल बातें इधर उधर की इन जनरल नहीं लिखना है। आंसर स्पेसिफिक होगा तभी आपको आउटस्टैंडिंग नंबर मिलेगा। यस, किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई ऑफलाइन स्टूडेंट्स का पहले डाउट हो इस क्लास में जो डिस्कस किए गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के संदर्भ में, तो बताएं आप लोग। पीछे जो बैठे हैं इनको प्रॉपर दिख रहा है ना आप लोगों को? टीवी से हेल्प ले रहे हो? जो डायरेक्ट देखना चाहे तो थोड़ा इधर बैठ जाया करो, और टीवी से भी जिनका काम पीछे से चल रहा है तो हमने ये फैसिलिटी भी दे रखी है
कि वंचित नहीं रहे किसी भी दशा में क्लास में आके। सर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ग्राउंड पूछे तो इफेक्ट से ऊपर जितना हाँ उतना ही, ग्राउंड तो बस 1-2 लाइन में ही खत्म हो जाएंगे। देयर इज थ्रेटन टू द फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिया और द एनी पार्ट देयर टू, इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। और इफेक्ट पूछे तो फिर आपको क्लॉज 3rd और 4th जो दे रखा है आर्टिकल 360 का वो भी मेंशन करना है। और वर्ड टू वर्ड न लिख कर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं इस तरीके से जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया था वैसे। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताएं आप लोगों को जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए इसमें किसी प्रकार का कोई सजेशन हो, आप लोगों का कोई कमी नज़र आई हो, क्या अच्छा लगा आपको? हाँ जी 1 by 1 बताएं, पर इस बात का ध्यान रखें। हाँ जी वीरेंद्र जी बताएं। स्पेस मिलेगा भाई साहब 3 गुना आपको, कितना? जितना आंसर होगा ना उससे 3 गुना स्पेस मिलेगा। स्पेस के चक्कर में पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन कितने मार्क का है उससे आपको आंसर, एक मॉडल आंसर तय करना पड़ेगा। यदि 3 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है तो 50 से 100 शब्दों में लिख सकते हैं अपन, और 50 से 100 शब्दों के भी नंबर नहीं है, सब्सटेंशियल आंसर के 50 से 100 शब्द। यदि 5 नंबर का पूछा जाए तो आप 100 से 150 शब्दों में लिख सकते हैं, 100 से 150 में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 से ज़्यादा लिख सकते हैं आप, 200 से 250 शब्दों में। हर क्वेश्चन में जितना आंसर बनता है ना उससे 3 गुना ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको। एक गुने में तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 गुना नीचे खाली रहेगा। ये मैं मेरी हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़े अक्षर लिखता है तो हो सकता है वो आधा स्पेस पूरा कर लेगा, आधा खाली रहेगा उसका। पर स्पेस को भरने के चक्कर में क्या होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन ही छूट जाएंगे। वर्ड लिमिट तो हट गई बट इनडायरेक्टली बनी हुई है। पूरा पेपर आपको है वो फेस करना है। इनडायरेक्टली आपको एक सेल्फ वर्ड लिमिट तय करनी पड़ेगी कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मुझे कितना लिखना है उसमें, ताकि मेरा पूरा पेपर है वो अटेंड हो जाए। हाँ जी प्रैक्टिकल में क्या भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ वो तो देखेंगे ना, उसमें कोई पहली क्लास में किए थे ना प्रैक्टिकल में, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, उनमें सवाल आएंगे तो वो प्रैक्टिकल ही तो है। या कोई प्रॉब्लमेटिक आईपीसी से आएगा कि इस तरीके की फैक्चुअल सिचुएशन है तो उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता नजर नहीं आ रहा है। सीपीसी से, सीआरपीसी से, आईपीसी में, एविडेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन है वो बन सकता है, तो उसमें करेंगे अपन। अभी खूब टाइम पड़ा, अभी तो पहला दिन है। हाँ जी हाँ, यदि याद हो तब तो जरूरी है, नहीं हो तो जो याद है वो। देखो ऐसा है कि एज इट इज बेरेक्ट की याद है तब तो बेरेक्ट ही लिखे आप, एज इट इज। याद नहीं है तो पॉइंट्स में 1 2 3 4 ABCD जैसा। हाँ क्योंकि याद करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं बेरेक्ट को याद करता था तो उसको वर्ड टू वर्ड भी याद कर लेता था, फिर पॉइंट्स में भी उसको मेरे हिसाब से उसको मैंने सेट कर रखा था। तो जब मैं आंसर लिखता था तो मेरे हिसाब से लिखता था, बेरेक्ट को थोड़ा हटके कि उसको 1 2 3 4 ABCD में लिखता था। जैसे मैं 368 का क्वेश्चन आता तो हो सकता है क्लॉज वाइज नहीं लिखता, पर ऐसा लिख देता कि ये संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है और ये इसकी संविधायी शक्ति है। दूसरा मैं लिख देता कि इसमें ये 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। एक है वो साधारण बहुमत से विधि बनाकर हो सकता है, 2 संशोधन है वो 368 में हो सकते हैं, एक विशेष बहुमत से और एक अति विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या ये बता देता, और अति विशेष का मतलब क्या ये बता देता, और अति विशेष में कौन से प्रावधानों में जरूरत है वो बता देता, और उसके बाद है वो सीधे जजमेंट मेंशन कर लेता। हाँ लिख सकते हैं, बट लैंग्वेज में आप संविधायी शक्ति नहीं छोड़ सकते, संसद की पावर है इसको नहीं छोड़ सकते। जो बहुमत लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आप, किसी भी सदन में पेश हो सकता है। जिस सदन में विधेयक पेश हुआ है उसके कुल सदस्यों की जो संख्या का बहुमत
और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत, इस बात को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये तो लिखनी ही पड़ेगी आपको। और उसके बाद राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेजा जाएगा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है या देगा। हाँ जी, एक एक बोले भाई साहब। हाँ बताओ गार्गी। अनिल भार्गव बंद कर दे अपना माइक। क्या कह रहे हैं आप? हर प्रश्न में नो। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ इंटरप्रिटेशन है बहुत सारा, तो यहाँ जजमेंट ही आपका सहारा है। बट यदि अपन बात करें माइनर एक्ट्स की, प्रोबेशन की बात करें अपन, या ऐसे किसी और एक्ट की, या वो जे की बात करें, तो उसमें कोई बहुत सारे जजमेंट की जरूरत नहीं है। शिल्पा मित्तल वाला जजमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं, वो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। यदि सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जजमेंट की आवश्यकता नहीं है आपको। बेयर प्रोविजन सफिशिएंट है। स्टेट ऑफ यूपी आया जेजे का, इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वो अस्थि वाली जांच होती है ना। हाँ, वो 94 पे क्वेश्चन आएगा तो जरूरी है। वो जो है 94 पे क्वेश्चन होगा इस डिटर्मिनेशन का, तभी वो जजमेंट जरूरी है। यदि 94 पे क्वेश्चन ही नहीं है तो उस जजमेंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। स्पेसिफिक उसमें ये भी कहिए कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट तक भी आप अपील में हार जाते हो और उसके बाद में ये एक्ट आया है तो भी आप उस चीज का दावा कर सकते हो। हाँ, ये तो 9 के इंटरप्रिटेशन में भी है जे एक्ट की। आप किसी भी कोर्ट में वो चुनौती दे सकते हो, अपील के स्टेज पे, सुप्रीम कोर्ट में अपील एटसेट्रा के स्टेज पे भी दे सकते हो। ये तो पहले भी था, 7A में पहले पुराना एक्ट था। हाँ, वो तो रिपीट ही किया, वो तो बेयर एक्ट में कोई नई कुछ नहीं बताया उसमें, वो तो बेयर एक्ट में दी हुई बात को ही वापस एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, क्या डाउट है भैया? सुओ मोटो भी कोर्ट कर सकता है, तो कोर्ट के पास पावर है ना 7/11 की। इवन दर्ज ही नहीं करेगा कोर्ट यदि लिमिटेशन से बाहर है तो। और यदि हो गया तो पहले 7/11 की एप्लीकेशन आ जाएगी, इशू फ्रेमिंग से ही पहले उसमें तय हो जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है फिर भी कोर्ट की ड्यूटी है कि लिमिटेशन में है या नहीं, सेक्शन 3 के अनुसार मैंडेटरी प्रोविजन है। बट इशू तो बनाया जाए, ये मुझे नहीं लगता कि कोर्ट उस पर इशू बनाएगा बिना आपत्ति के। पहले देख ले, कोर्ट की ड्यूटी है पहले ही देख ले। यदि कोर्ट ने यदि वंस दर्ज कर दिया तो उसके बाद कोर्ट है वो इस पॉइंट को है वो नहीं देख सकता, जहाँ तक मेरा मानना है सुओ मोटो, जब तक कि दूसरी पार्टी आपत्ति नहीं लेके आए। कोर्ट ने दर्ज किया है तो लिमिटेशन के अंदर मान के दर्ज किया है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर आंसर का पीडीएफ मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी तब तो फिर ये एडवांस लॉ क्लासेस के ताला लग जाएगा। तो हाँ, इसलिए मैं मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ जो बोर्ड पे ओपन हुआ, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा। कई बार उसको आप देख सकते हो और सुन सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल मॉर्निंग क्लास में।